After the another bunker was captured, my company's success was ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर, जी हाँ, इसके बारे में तो काफी लोगों ने सुना होगा। कुछ ही लोग बचे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन उम्मीद है वो भी कहीं ना कहीं तो इस नाम को सुना ही होंगे। अरे सुने भी क्यों ना, क्योंकि ये हमारे पेप्सी के बोतल पे पहले छप के आती थी, जिसका एडवर्टाइजमेंट सचिन तेंदुलकर करते थे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज करते थे। ये दिल मांगे मोर जो दुनिया भर में प्रसिद्ध था, लेकिन क्या आपको पता है इसका सही इस्तेमाल किसने किया, सही यूज किसने किया इसको? जी मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने सबसे पहले ये वर्ड दिया, ये दिल मांगे मोर, और इसका काफी बढ़िया इस्तेमाल किया। तो आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ, उनकी मिलिट्री करियर के बारे में बताने वाला हूँ। ज्यादा दिन तो ये नहीं जी पाए मिलिट्री करियर में, लेकिन जितने दिन जिए शान से जिए और कैसे जिए, क्या क्या जिए, आज की इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कैप्टन विक्रम बत्रा थे कौन? जी मैं बताना चाहूंगा, जब 1999 कारगिल वॉर हुआ था, तब उस वॉर के ये हीरो रहे हैं, एक महत्वपूर्ण हीरो रहे हैं, एक महत्वपूर्ण आदमी ने माना जाता है, एक महत्वपूर्ण सैनिक ने माना जाता है इस वॉर के लिए, क्योंकि इस वॉर में इन्होंने काफी ही बहादुरी से लड़ा था और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। पाकिस्तानी आर्मी इनसे डरती थी कि दुश्मन इनको प्यार से शेरशाह कहती थी, क्योंकि अगर दुश्मन इनको दूर से देख ले तो उनकी हालत खराब हो जाती थी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि आखिर हमारे विक्रम बत्रा साहब की जिंदगी कैसी बीती, बचपन में वो क्या थे, क्यों इन्होंने महंगी महंगी नौकरियां छोड़ दी, एक शानदार लाइफ जी सकते थे, लेकिन क्यों इन्होंने इंडियन आर्मी में आना पसंद किया, और क्यों उन्हें बचपन से ही भारतीय सेना में आना पसंद था। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपना शुरुआत करेंगे। तो हम लोग इनके बचपन से शुरुआत करते हैं। 9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के एक छोटे से जिले कुंकर टाउन में इनका जन्म हुआ था, जो काफी एक छोटा सा टाउन था, ज्यादा बड़ा टाउन नहीं था। और इनके पिता का नाम था गिरधारी लाल बत्रा, इनकी माता का नाम था कमल कांता बत्रा। ये दोनों जुड़वा भाई थे, जिनकी माँ इनको प्यार से लव और कुश बुलाती थी। लव मतलब विक्रम और कुश मतलब विशाल। विक्रम जो थे वो 14 मिनट बड़ा थे विशाल से, जिसके वजह से विक्रम बड़े हुए, और जो इनके कुश थे उनका नाम था विशाल बत्रा। इन्होंने अपनी शिक्षा डीएवी स्कूल और सेंट्रल स्कूल से प्राप्त की है, और आर्मी कैंटोनमेंट में इनके घर होने की वजह से इनके अंदर इंडियन आर्मी में बचपन से ही काफ़ी लगाव था, और इनके पिता भी इन्हें देश प्रेम की कहानियां सुनाते रहते थे। और सुनने में ये भी आता है कि इनको बचपन से जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ चाहिए था, मतलब जिद्दी थे बिल्कुल। कैप्टन विक्रम बत्रा जो बचपन से वो एक सोच रखते थे कि वो सब चीज़ में आगे रहें, और वो सब चीज़ में आगे रहें भी, इसलिए उनको एक बढ़िया ऑलराउंडर माना जाता है। तो आपको मैंने बताया कि ये आर्मी कैंटोनमेंट में इनका घर था, उसके पास घर था। तो जब भी सेना का कदम ताल होता था तो वे देख के ये रुक जाते थे। वो इसलिए रुक जाते थे क्योंकि इनको उतना कुछ खास पता नहीं था अभी इंडियन आर्मी के बारे में, क्योंकि ये बचपन थे, अभी ये छोटे थे, तो इनको इंडियन आर्मी के बारे में उतना कुछ खास पता नहीं था। लेकिन जब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया साइंस साइड से डीएवी चंडीगढ़ कॉलेज से, तब इनका एनसीसी कैडेट में सिलेक्शन हुआ और इनको गणतंत्र दिवस पे पार्टिसिपेट भी कराया गया, मतलब हिस्सा बनाया गया इनको गणतंत्र दिवस। ग्रेजुएशन करते समय इन्होंने एक एग्जाम दिया था मर्चेंट नेवी का, और जब इसका परिणाम आया तो इन्होंने इसको पास कर दिया था। कुछ दिनों में इनकी नियुक्ति पत्र भी आने वाली थी, और ये पूरी तरह से बिल्कुल रेडी हो गए थे पोलैंड जाने के लिए। लेकिन इनको अचानक फिर पता नहीं क्या हुआ, ये अपनी माँ की गोद में गए और सोकर बोला, माँ मैं मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करना चाहता, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। तो वहाँ पे एक अलग ही मोड़ ले लिया, मतलब अचानक से इनको क्या हुआ। हालांकि बचपन से सपना तो था, लेकिन जब मर्चेंट नेवी, इतनी अच्छी खासी सैलरी मर्चेंट नेवी की और काफ़ी अच्छी सी लाइफ जाती इनकी, लेकिन इनको अचानक पता नहीं क्या हुआ और ये इंडियन आर्मी में जाना पसंद कर लिए। तो माँ ने भी बोल दिया चल बेटा ठीक है तू भी चला जा। उसके बाद इन्होंने सीबीएस की ट्रेनिंग जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी। 1995 में जब ये पंजाब उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, तब इनकी मुलाकात होती है डिम्पल। ओह, डिम्पल को आप लोगों में से कौन नहीं जानता होगा, इनकी गर्लफ्रेंड। और गर्लफ्रेंड क्या, इनकी शादी होने वाली थी बहुत जल्द ही, लेकिन नहीं हो पाती है। एक मोड़ आ जाता है बीच में। मोड़ क्या रहता है, 1996 में इनका आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है और इनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में बुलाया जाता है, जिसकी वजह से इनको जाना पड़ जाता है। और इनके बीच काफ़ी कम बातें होने लगती है, बहुत ही कम बातें होने लगती है। चिट्ठियों से सिर्फ और सिर्फ बातें होती थी, क्योंकि पहले के समय तो फ़ोन था नहीं उतने कि हर कोई फ़ोन लेकर घूमता रहता था, तो जिसकी वजह से इनकी बात चिट्ठियों में होती थी। जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो 6 दिसंबर 1997 में इनको जम्मू कश्मीर के सुपूर नामक स्थान पर 13 बटालियन ऑफ J&K राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर इनको नवाजा गया। और अब शुरू होती है इनके यहाँ से मिलिट्री लाइफ, इंडियन आर्मी लाइफ। तो काफ़ी मज़ेदार रही दोस्तों ये मिलिट्री लाइफ। दुश्मनों के तो छक्के छुड़ाते ही थे, हर जंग में ये सबसे आगे रहते थे और सब जगह पे इनके झंडे ही चलते थे। कोई भी सीनियर हो या फिर इनसे जूनियर हो, सबके साथ ये घुल मिल कर रहते थे, सभी से इनकी दोस्ती थी। वहाँ के लोगों से भी ये घुल मिल गए थे
और काफ़ी जल्दी इन्होंने एक कम समय में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लिया था। विक्रम बत्रा साहब इतनी जल्दी इतना नाम कमा लेते हैं और इतने सारे अपने दुश्मन बना लिए रहते हैं कि उनके साथियों को भी अब डर लगता था कि कहीं हमारे विक्रम बत्रा साहब को कुछ हो न जाए, क्योंकि इतनी कम उम्र में अभी ये सिर्फ और सिर्फ नए ज्वाइन किए थे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ 23 साल के ही थे और काफ़ी सारे दुश्मनों को मार गिराया था। 23 से 24 के बीच अप्रोक्स इन्होंने बहुत सारे दुश्मन मार गिराए थे और इनके दुश्मन भी बहुत सारे बन गए थे, जिसकी वजह से इनके साथियों को डर लगता था कहीं हमारे विक्रम बत्रा साहब को कुछ हो न जाए। हमारे विक्रम बत्रा साहब के ज्वाइनिंग के 18 महीने बाद शुरुआत होता है यहाँ पे कारगिल वॉर का घोषणा होता है। और इस वॉर से पहले ये अपने पालमपुर गांव जाते हैं और वहाँ एक कैफ़े में बैठे रहते हैं जहाँ पे एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चलता है कारगिल वॉर का। तो इनके दोस्त ने पूछता है, दोस्त अब कारगिल वॉर तो स्टार्ट हो गया है, तू वापस तो आ जाएगा ना। हमारे विक्रम बत्रा साहब काफ़ी मज़ेदार जवाब देते हैं और जवाब ये रहता है उनका कि वो बोलते हैं, मैं आऊँगा तो ज़रूर, या तो झंडा लहरा कर आऊँगा या तो झंडे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। और फिर वो वहाँ से कारगिल वॉर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो अब हमारे विक्रम बत्रा साहब कारगिल वॉर के लिए निकल चुके थे और बहुत ही ब्रेवली इन्होंने फाइट किया और हंक और राकी नाव पर भारत का झंडा भी फहरा दिया। एक से एक बाद मिली सफलताएं मिलती जा रही थी इनके और अब मिशन इनको दिया गया .5140, जिनमें इनका नाम रखा गया शेर शाह, जो कि काफ़ी मज़ेदार नाम था और इनके पर्सनालिटी से सूट भी करता था शेर शाह, क्योंकि ये दुश्मनों के लिए शेर थी और अपने लिए भी शेर थे, क्योंकि एक सच में शेर थी, रियल शेर थे ये। तो एक के बाद एक मिली कामयाबी की वजह से जब इन्होंने .5140 पे झंडा लहराया अपना, तो वहाँ पे इन्होंने अपना सिग्नल दिया, ये दिल मांगे मोर, और ये सिग्नल काफ़ी ही वायरल हुआ। पूरे कारगिल में ये सिग्नल वायरल हो गया, ये स्लोगन वायरल हो गया, ये वर्ड वायरल हो गया, ये दिल मांगे मोर। काफ़ी दुश्मनों में ये फैल गया, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। शेर शाह फैल गया दुश्मनों में कि शेर शाह नाम का भी कोई है जो इनके दुश्मनों को ख़त्म कर रहा है। तो उसके बाद से शेर शाह को काफ़ी सारी धमकियाँ भी मिली, हम तुम्हें मरवा देंगे, तुमको कोई लाश उठाने वाला नहीं रहेगा। तो शेर शाह ने अपना काफ़ी बढ़िया जवाब दिया, बोला कि पहले तू अपना लाश उठाने का तैयारी कर, फिर मेरा सोचना। जब उन्होंने .5140 कैप्चर किया तब उनको लेफ्टिनेंट के पद से हटाकर कैप्टन के पद पे ला दिया गया, क्योंकि अब वो एक कैप्टन बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ब्रेवली फाइट किया था। अब मैं आपको ये दिल मांगे मोर का असली रीज़न बताना चाहता हूँ क्यों शेर शाह ने इसी कोड वर्ड को चुना। दरअसल दोस्तों वो चाहते थे कि वो .5140 पे ना रुक के बल्कि .487 तक भी जाएंगे, तो जिसके वजह से उनको जाना ही था। तो इन्होंने परमिशन लिया और इनको परमिशन सेलेक्ट कर दिया गया, ये .4875 के लिए निकल पड़े। .4875 के जाने से पहले इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी अपने घर पे, जिसमें इन्होंने लिखा था, प्रिय छोटे भाई, मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, तुमको माता पिता का और पूरी फैमिली का ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं .4875 के लिए निकल पड़ा हूँ। और इन्होंने डिम्पल से बात भी की थी और बोला था बहुत जल्दी आने वाला हूँ, आखिरी मिशन बचा है, लेकिन वो आखिरी मिशन क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये अनुज नैयर और अपने कई साथियों के साथ निकल पड़ते हैं कंपनी लेके अपनी .4875 के लिए, जो कि यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया से फाइट करते हैं। एक जगह यहाँ पे ऐसा आया था कि सब कुछ मतलब सब चीज़ डेंजर में थे, तब भी ये सामने से घुस के मारे थे और वहाँ से पूरी ट्रूप्स हटा दिया था। इनको लगा कि अब पाकिस्तानी आर्मी ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, अभी वहाँ पे बहुत सारे थे। तो इसी तरह फाइट करते करते आगे बढ़ते हैं। हालांकि जीत यहाँ पे होने ही वाली थी, लेकिन जब ये देखते लेफ्टिनेंट नवीन जब घायल पड़ रहे थे, तो उनको बचाने के लिए जब हमारे विक्रम बत्रा साहब जाते हैं, तो वहाँ पे उनको बचा के लेके आते वक्त इनके सीने में गोली लग जाती है, जो कि छुप के मारा था पाकिस्तान के एक सोल्जर ने, और इनके सीने में गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो घायल हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वो हिम्मत नहीं हारे थे, वो अभी भी लड़ रहे थे और एक और गोली लगी। लास्ट में हमारे इंडियन आर्मी की जीत हो जाती है। उधर से हमारी जो विक्रम बत्रा साहब की आर्मी थी वो फायर करने लगती और सारे पाकिस्तानियों को मार गिराते हैं। और उस समय भी हमारे विक्रम बत्रा साहब देख रहे थे, हालांकि लड़ नहीं पाए, गिर गए थे ज़मीन पे, लास्ट स्टेज पे थे, लेकिन देख रहे थे। और लास्ट वर्ड उनके जवान से निकला था, जय माता दी। सो गाइस, यही था कारगिल वॉर जो हुआ, जो हमारे विक्रम बत्रा साहब अपने घर नहीं लौट पाए, अपने डिम्पल के पास नहीं जा पाए, अपनी माँ की गोद में दोबारा नहीं सो पाए। हमारे विक्रम बत्रा साहब अपने घर नहीं लौट पाए। तो यही थी दोस्तों हमारे विक्रम बत्रा साहब की पूरी कहानी। लास्ट में उनको परमवीर चक्र भी मिल जाता है। हालांकि अभी भी सुनने में आता है कि डिम्पल की शादी अब तक नहीं हुई, डिम्पल ने अब तक भी शादी नहीं किया।
सो काफ़ी इमोशनल कहानी रही हमारे विक्रम बत्रा साहब की। उम्मीद है आप लोगों को इनकी कहानी पसंद आई होगी। तो लास्ट में बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी सैनिक का बलिदान छोटा या बड़ा नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।